नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, यानी कि MCX के बारे में। दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे प्राइस चल रहा है 1303.75 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। और आज की अगर हम बात करें तो 0.49% यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पे फ्लैट दिखाई दिया। अब जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा कि मैंने लिखा हुआ है कि स्टॉक को बाय मत करना लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो इस स्टॉक में निवेश मत करना, मैं आपको साफ बोलता हूँ, स्टॉक में निवेश मत करना। रीज़न क्या है उसके पीछे आपको पूरा रीज़न दोस्तों बताया जाएगा। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम दोस्तों पिछले 5 दिन की अगर हम बात करें तो 0.93% यानी कि 1% का यहाँ पे रिटर्न दिया, यानी कि ऑलमोस्ट स्टॉक फ्लैट है। एक महीने के अंदर की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टॉक फ्लैट दिखाई दे रहा है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के अंदर 18.76% स्टॉक फ्लैट दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे सर ये एकलौता स्टॉक नहीं है जो यहाँ पे 6 महीने के अंदर यहाँ पे जो है डाउन दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपने सही कहा, एकलौता स्टॉक नहीं है जो यहाँ पे डाउन दिखाई दे रहा है 18 से 20%। पूरी मार्केट गिरी थी 18,600 से। निफ्टी जो है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना, स्मॉल कैप मिड कैप की बात नहीं कर रहा, वो भी काफ़ी गिरे थे, ठीक है। तो 18,600 तक निफ्टी गया, 18,600 से 15,300 तक निफ्टी गया। तो ऑलमोस्ट सी बात है, मार्केट इतनी ज़्यादा गिर रही है तो स्टॉक भी गिरेंगे। लेकिन ये स्टॉक कैसा स्टॉक है दोस्तों, ये भले ही गिर रहा है पर इसके अंदर उठने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे 5 साल के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा कि 5 साल के अंदर मात्र 18% रिटर्न यहाँ पे इसने प्रोवाइड किए। कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं थे, सिर्फ 18% यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किए। मैक्सिमम की बात करें तो दोस्तों मैक्सिमम में, यानी कि जब से स्टॉक ये लिस्ट हुआ था, बात करता हूँ मैं 2012 की, 2012 में 1266 का प्राइस चल रहा था स्टॉक और फिलहाल कितना चल रहा है 1303 का। तो आप देखते हैं यहाँ पे सिर्फ 1% का यहाँ पे रिटर्न मिला, यानी कि लॉन्ग टर्म के निवेशकों को इसने बिल्कुल कंगाल करा। कंगाल बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं कि कोई रिटर्न ही नहीं दिया, ठीक है। अगर किसी ने इसको बिल्कुल नीचे प्राइस से बाय किया है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे बिल्कुल 300 रुपये पे या 400 रुपये पे जब स्टॉक गया था, तब उसके बाद तो अच्छे खासे रिटर्न इसने प्रोवाइड कर दिए लोगों को। तब तो इसने 100% के रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड किए, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसने स्टार्टिंग से इसको बाय किया या फिर किसी ने इसको 1500 रुपये बाय कर लिया तो वो भी नुकसान में है, ठीक है। तो लॉन्ग कई स्टॉक ऐसे जो लॉन्ग समय के लिए रखते हैं हम, और उसमें हमें लगता है कि चलो आने वाले भविष्य में यहाँ पे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक दोस्तों ऐसे होते हैं जो आने वाले टाइम पे भी रिटर्न नहीं देते, उसमें से एक स्टॉक है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये बस आने वाले समय में ऐसा ही रहेगा, ठीक है, बल्कि इससे भी ज़्यादा दुर्गति इसकी हो सकती है। रीज़न क्या है दोस्तों, रीज़न मैं इसका आपको फंडामेंटल दिखाऊंगा। पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे उसने मैक्सिमम रिटर्न दिए, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। कि आज से अगर 10 साल पहले की बात करूँ तो जिस रेट पे आज ट्रेड कर रहा था, आज भी उस रेट पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों सीधा इसके फंडामेंटल की तरफ चलते हैं कि इसके फंडामेंटल किस टाइप के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे फंडामेंटल पे आप देख सकते हैं कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का काम क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो उसका काम है कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज का, ठीक है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज का काम करता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको डायरेक्ट बोलूँ तो जैसे CDSL है, ठीक है, उसी टाइप से कमोडिटी के लिए यूज़ किया जाता है MCX। इसके पास दोस्तों मोनोपोली भी है, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है कि मोनोपोली को स्टॉक मिले तो वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं मोनोपोली में, लेकिन स्टॉक भी अच्छा होना चाहिए। आप देखते हैं कि द कंपनी हैज़ 96.48% शेयर इन द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, यानी कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर 96.48% का इसका मार्केट शेयर है। तो यानी कि कंपनी के पास मोनोपोली है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण है जो यहाँ पे मना किया जा रहा है, तो चलिए आपको आगे थोड़ा बढ़कर बताते हैं। मार्केट कैप है 6,650 करोड़ की। स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ पे मिड कैप कंपनी है, सॉरी, क्योंकि 5,000 करोड़ से ऊपर जो भी कंपनी होती है, 5,000 करोड़ से ऊपर जो भी कंपनी होगी वो यहाँ पे मिड कैप के अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिड कैप कंपनी है। स्टॉक प्राइस 1304 रुपये का चल रहा है। हाई लगाया था 2135 रुपये का, लो लगाया था 1142 रुपये का। स्टॉक का भी 41.7 का रखा है। बुक वैल्यू 278 रुपीज़ है और डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार है 2.12%, यानी कि डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। 1% अब कोई भी कंपनी जो डिविडेंड देती है तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है, डिविडेंड के तौर पर। इसका डिविडेंड है 2.12%, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड यहाँ पर है। ROC की बात करें तो 14.4%, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बोलता हूँ आपको कि टैक्स वगैरह, टैक्स तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, फीस बोलेंगे। तो जो फीस बीच में ट्रांजैक्शन के दौर पे फीस लगती है, उससे ही इसका जो है यहाँ पर काम चलता है। तो इसका ROC जो है वहाँ पे आपको कम दिखाई दे रहा है 14.4%, ROE 11.2% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज़ है। स्टॉक एक भी बार स्प्लिट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर स्प्लिट होगा तो यहाँ पे फेस वैल्यू जो है कम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उसके क्वार्टर रिजल्ट रहे,
ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट रहे तो वो कितना रहा यहाँ पे आप सकते हैं 106 करोड़ का यहाँ पे इसका जो है सेल्स हुआ। ठीक है, जो कि यहाँ पर अगर मैं पिछले 12 क्वार्टर्स की बात करूँ तो 79 था, 107 था, 94, 112, 73, 120, 101, 97, 88, 83, 90। तो यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसका हाई सेल हुआ। देखते हैं 106 का यहाँ पे दिया, 120 का यहाँ पे दिया, 112 का यहाँ पे दिया, 107 का यहाँ पे दिया। तो आपको देखने को मिला कि ऐसा कोई जंप नहीं है इसकी सेल्स के अंदर, कि ऐसा नहीं है कि जो कंपनी है एक तरफा परफॉर्मेंस दे रही है। हालांकि मैंने रिसेंटली आपको फ्यूनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ बताया था, आप एक बार मेरी वीडियो देख सकते हो फ्यूनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की। फ्यूनोलेक्स इंडस्ट्री का पिछले 12 क्वार्टर का सबसे शानदार रिजल्ट रहा। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर की बात करें लंबे समय अवधि की तो फ्यूनोलेक्स ने उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आप एक बार वीडियो देख सकते हो पाई बटन पर क्लिक करके दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सीधा आता हूँ मैं नेट प्रॉफिट के। तो नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला कि 37 करोड़ का हुआ। ठीक है, जो कि इस पर 34 करोड़ का था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 37 करोड़ जो है वो हाई रहा। यहाँ पे आप सकते हैं कि 37 यहाँ पे हुआ है, 40 यहाँ पे हुआ है, 38 यहाँ पे हुआ है, 72 यहाँ पे हुआ है, 59 यहाँ पे हुआ है, 56, 66, 56, 72, 44। तो आप देखते हैं कि जो कंपनी के प्रॉफिट है वो एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। कंसोलिडेशन मतलब कि ऐसे हाई से नीचे की तरफ, फिर थोड़ा सा हाई, फिर नीचे, फिर हाई, फिर नीचे, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो कोई इसके अंदर ऐसी डायरेक्टली ग्रोथ दिखाई नहीं दी 12 क्वार्टर के अंदर। 12 क्वार्टर के अंदर बात कर रहा हूँ, अभी ईयर पे नहीं गया मैं, 12 क्वार्टर के अंदर बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक की जो कंपनी की जो सेल है या फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो बहुत तेजी में ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट चल रहा है या फिर आप बोल सकते हो गिर भी रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। तो लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी 2011 में 369 करोड़ का यहाँ पर सेल कर रही थी। उसके बाद 545 करोड़ किया, 524 किया, 341 किया, 222 किया, 235 किया, और रिसेंटली की बात करें 2022 की तो 367 करोड़ का सेल्स किया। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ 2011 की तो 369 करोड़ का सेल्स किया। तो आप सकते हैं कि पिछले 10-12 सालों में यहाँ पे 369 और 367 कितने करोड़ का फ़र्क है, ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट है। पिछले 12 सालों के अंदर जो सेल हुई थी 2011 में वही सेल हो रही है 2022 में। तो आप देखते हैं कि सेल के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। उतार चढ़ाव तो आते रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो यहाँ पर था वो यहाँ पर है। तो ठीक उसी तरह से जो स्टॉक का प्राइस यहाँ पर था वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर दोस्तों जो स्टॉक प्राइस चलता है वो सीधा सीधा चलता है कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, कि कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस दे रही है, कि उसने 10 साल पहले कैसे परफॉर्म कर रही थी और आज कैसे परफॉर्म कर रही है। सीधा सीधा स्टॉक प्राइस पे डिपेंड करते हैं। अगर कोई स्टॉक प्राइस ऐसा है जो कि इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, कि 10 साल पहले उसकी ज़्यादा सेल हो रही थी लेकिन अब कम हो रही है, तब स्टॉक प्राइस हाई जा रहा है, तो दोस्तों छोड़ के भाग जाओ, एग्जिट करो, आज ही एग्जिट करो ऐसे स्टॉक को कि जिसकी सेल भी कम हो रही है और फिर भी स्टॉक प्राइस भाग रहा है। उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑपरेटर घुस जाते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस का सेल जो थी 369 करोड़ की थी और अब कितनी हो रही है 367 करोड़ की हो रही है। तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो आपको मैंने दिखाया था कि स्टॉक प्राइस पिछले 12 सालों में भी कांस्टेंट चल रहा है, 1% का रन दे रहा है। 1200-1300 पे उस वक्त ट्रेड कर रहा था, आज ही 1200-1300 पे ट्रेड कर रहा है। तो उसका यही कारण है कि जब यहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है स्टॉक ऊपर भाग जाता है, नीचे आता है, फिर उसके बाद कंपनी खराब परफॉर्म करती है फिर नीचे आ जाता है। तो इस तरह से कॉन्स्टेंट चल रहा है। 10 सालों में सेल कॉन्स्टेंट, 10 सालों में स्टॉक प्राइस कॉन्स्टेंट। नीचे आते हैं नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट हुआ है 143 करोड़ का, जो कि पिछले साल 225 करोड़ का 226 करोड़ का था। और अगर हम बात करते हैं आज से 11 साल 12 साल पहले की तो 173 करोड़ का था। तो 173 करोड़ और 143 करोड़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल सकता हूँ, फिर कम भी बोल सकता हूँ। ठीक है, जिस कंपनी ने 12 साल के अंदर परफॉर्मेंस सेम रखी, जिस कंपनी ने 12 साल के अंदर सेल सेम रखी, जिस कंपनी की 12 साल के अंदर प्रॉफिट सेम रहा, उस कंपनी का 12 साल के अंदर यहाँ पर जो है शेयर प्राइस भी सेम रहेगा, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए मैं आपको यहाँ पे मना कर रहा था कंपनी का इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि देखो अगर कोई इन्वेस्ट करने आ रहा है मार्केट के अंदर तो उसका सिर्फ एक ही एक रीज़न है कि पहला उसको यहाँ पर ग्रोथ मिले उसके पैसे में, क्योंकि बैंक भी 4% दे रहा है लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7% से भी ज़्यादा का अब तो हाई जा रहा है। इन्फ्लेशन और ज़्यादा हाई जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है, 7% ज़्यादा है। बैंक का इंटरेस्ट है 4% है सालाना। ठीक है, तो इंसान चाहता है कि उसको 7% से ज़्यादा मिले, 4 से नहीं लेना देना उसको 7 से ज़्यादा मिले, ताकि जो उसकी मनी है जो पैसा है वो डिस्ट्रॉय ना हो आने वाले समय में। 7% ज़्यादा रन मिला, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ईयरली अगर 20% रन मिल जाता है तो डेट्स अ गुड फॉर अस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कंपनी कॉन्स्टेंट है, सब कुछ कॉन्स्टेंट है, कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। दोस्तों डायरेक्ट बात बोलता हूँ, हो सकता है किसी को बुरी भी लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है, सीधा आता हूँ दोस्तों नीचे यहाँ पर बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे अच्छी खासी है, रिजर्व जो है दोस्तों 1367 करोड़ का है और 1 करोड़ की बोरोइंग है यहाँ पर, तो ना के बराबर है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि बैलेंस शीट के अंदर जो है रिजर्व अच्छा खासा है कंपनी के पास। ठीक है, फिक्स एसेट जो है 208 करोड़ के हैं, यहाँ पर कंपनी ने फिक्स एसेट अपने बढ़ाए हैं।
ठीक है। CWIP 43 करोड़ का है कि अंडर कंस्ट्रक्शन 43 करोड़ के हैं। तो हो सकता है अपने ऑनलाइन जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंदर यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है एडिशनल किया जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि रिजर्व अच्छा है, बोरोइंग बिल्कुल ना के बराबर है, फिक्स एसेट थोड़े से बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब तक परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी तो हम इस रिजर्व का क्या करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली सी बात है, इस रिजर्व का क्या करेंगे कि कंपनी अगर अपने रिजर्व को या फिर अपने पैसों को अच्छी तरह यूज़ करती है और आने वाले समय में जो है स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना, और सेल ऊपर जाती है, प्रॉफिट ऊपर जाता है तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं आपको मना ही करूँगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर FI की होल्डिंग कितनी है 26.52 की, DI की है 48.33 की, पब्लिक की है 24.96 की और अदर्स की है 0.19% की। ठीक है, तो यानी कि आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है FI ने जो होल्डिंग कर रखी है वो 37 से 36, 35, 32, 31, 26 FI यहाँ पे 2020 से निकल रहा है, कंटिन्यूस निकल रहा है। हालांकि FI की बात करूँ तो काफ़ी सारे सेक्टर्स है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जहाँ से FI निकल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस कंपनी से निकल रहे हैं तो उम्मीद कम है कि लौट के भी आएंगे, क्योंकि आपने देखा कि क्या हालत है इस कंपनीज़ की। उसके बाद DI की बात करें तो DI का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 40%, 45, 46 और 48% DI यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है DI का होल्डिंग बढ़ाने का? उसका रीज़न सिर्फ एक है कि FI यहाँ पे होल्डिंग बेच रहे हैं। ठीक है, FI यहाँ पे होल्डिंग बेच रहे हैं, DI यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि कांस्टेंट रखने की कोशिश की जा रही है स्टॉक को। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखो, अगर आपने बाइंग करनी है तो आप ये देख के बाइंग मत करना कि यहाँ पे DI बाइंग कर रहे हैं तो मैं भी बाइंग कर लेता हूँ। DI के पास बहुत पैसा है, DI के पास हो सकता है यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए हों। ठीक है, तो DI यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, 100-200 करोड़ की बाइंग कर ली, कुछ करोड़ की बाइंग कर ली, क्योंकि कंपनी की स्मॉल कैप है, 6000 करोड़ की कंपनी कुल है। ठीक है, तो DI यहाँ पे बाइंग करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनको बाइंग करने दो। आपके पास जो पैसा है वो लिमिटेड है, तो आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करो उसकी, ऐसी फालतू की कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, अगर आपने बाइंग करनी है HUL के अंदर कर लो, TCS के अंदर कर लो। ठीक है, उसके साथ एस्कॉर्ट्स के अंदर कर लो, अंबुजा सीमेंट्स के अंदर कर लो, एस्कॉर्ट्स के अंदर कर लो, अंबुजा के अंदर कर लो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, रिसेंटली मैंने बताई थी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, फिनोलेक्स इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स हैं बहुत सारे, इन्फोसिस में बाइंग कर लो। ठीक है, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर अच्छे खासे रेट पे मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउन ग्रेड पे मिल रहे हैं, तो आप यहाँ बाइंग कर सकते हो। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट नीचे आ रखी है बाइंग करने के लिए, उस बाद जब ऊपर जाएगी तो रिटर्न डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इसके मैं चार्ट पर नहीं जा रहा, क्योंकि देखो अगर मैंने बाइंग के लिए बताना होता तभी मैं चार्ट पर जाता, इसलिए मैं चार्ट पर नहीं जा रहा। इसको वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि इस पर आप इन्वेस्टमेंट करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते जल्दी अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट भी जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग आवर वीडियो।